Feeling a little confused about biotechnology? No, not more. You are on to Biology Central. This is me, Vijay Punya, and I am here to clear a concept about biotech. These are principles of biotechnology, and this is chapter number 11 from class 12 and very much important unit. As it is a new subject, थोड़ी मोटी confusion तो होती है बच्चों, कोई बात नहीं, मुझे भी हुई थी जब मैंने पढ़ा था, आपको भी हो रही होगी, बट क्लियर करते हैं सारे कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी के और चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Very first we have is introduction. So what is included in this introductory lecture? This will include something about biotechnology, old biotech, new biotech, modern biotech, what is happening into biotech, what are recent studies. Then we have tools of biotechnology, how all of the all of the technology that is included in biotech, how these are used, enzymes क्या होते हैं, वेक्टर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं और फिर स्क्रीनिंग मेथड्स क्या होंगे. हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए यार 20 या 22 मिनट की, बट स्टिल अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. और सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जिसका मतलब ये है कि बायोटिक फैक्टर्स की ये बात कर रहा है. ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके अंदर सेल आते हैं, सेल के पार्ट्स आते हैं, यानी प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, और देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी जितना भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी भी सर्विसेज हमें दे सकते हैं, वो सब की सब इंक्लूड होती है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में. तो अगर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी विद दैट बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी, एज सिंपल एज दैट. इलियोरेटिव बताऊं आपको या मेरी लैंग्वेज में बताऊं जो ज्यादा आसान होगी आप लोगों के लिए, तो बायोटेक इज जहां पर बायोटिक फैक्टर्स को इस तरह से इंड्यूस किया जाता है कि उनके अंदर फिनोटिपिक चेंजेस आए. ठीक है, फिनोटिपिक चेंजेस वो जो जनरलाइज प्रोडक्ट हैं, जो उनकी जनरल फिनोटिपिक्स है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट वो हो जाते हैं. जैसे इकोलाई जो है उसके लिए इंसुलिन कुछ भी नहीं है, बट हमने इकोलाई को इस तरह का बनाया कि वो हमारे लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. और उसके बाद में सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्शन तक ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसके बाद प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन. ठीक है, और उसके बाद एक और चीज यानी मेंटेनेंस ऑफ द कल्चर, यानी कल्चर को मेंटेन करना है. कैसे, वो टेम्परेचर अप डाउन करके देखना पड़ेगा, पीएच अप डाउन करना पड़ेगा. हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एक रैंडम साइट से पिकअप किया है, तो वहां से जो उस साइट पे उसे एनवायरनमेंट मिल रहा था, वो एग्जैक्ट एनवायरनमेंट हमें लैब कंडीशंस में प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक. टॉकिंग अबाउट द स्कोप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले जो बायोटेक है वो इंक्लूडेड है जेनेटिक्स में. जान लीजिए ये है जीन थेरेपी. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था वो सब चीजें हम अगली ही स्लाइड में पढ़ लेंगे, दैट इज हिस्ट्री एंड टाइमलाइन ऑफ बायोटेक. देन वी हैव मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन. देन वी हैव स्टेम सेल्स, वो सब चीजें किसमें आती हैं, मेडिकल बायोटेक में. फूड बायोटेक में क्या क्या चीजें आएंगी, फूड बायोटेक में आती है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर हैविंग फोर्टिफाइड, है ना. चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा फोर्टिफाइड राइस के बारे में. क्या होता है फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द यूजफुल प्लांट और क्रॉप दैट यू कैन से. और इसमें राइस जो है इसके अंदर क्या किया गया था, गोल्डन राइस बनाया था ना. क्या डाला है उसके अंदर, विटामिन ए. तो विटामिन ए, पहले ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता था, अभी जो राइस है वो विटामिन ए भी कैरी करता है, एंड दैट इज फोर्टिफाइड राइस. इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट क्वालिटी कैसे किया गया, बायोटेक की हेल्प से. एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, देखिए कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो जनरली बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया डालते हैं ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको नलिफाई न्यूट्रलाइज किया जा सके. देन वी हैव बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जितना भी डाटा है सारे के सारे डाटा को कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर सेव करना, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. क्लियर विद दिस. हिस्ट्री एंड टाइमलाइन, द फर्स्ट टर्म, वेरी फर्स्ट इट वाज यूज्ड बाय कार्ल एरकिन 1921. बिल्कुल पहली जो इंसुलिन थी वो एक्सट्रैक्ट की गई थी डॉग के पेंक्रियाज से. देन वी हैव 1937 जिसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्या है टेक्निक है, और टाइसेलियस ने इस टेक्निक को क्या किया था, डेवलप किया था.
1952 में हेज एंड लेडरबर्ग इन्होंने डिस्कवर किया था प्लाज्मिड। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? प्लाज्मिड। कहां होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। और प्लाज्मिड का सीन क्या है? Plasmid are the extra chromosomal genetic material that is very much responsible for providing certain characters to the bacteria under stress conditions। तो ये होते हैं प्लाज्मिड। डिस्कवर किए थे हेज एंड लेडरबर्ग ने 1970। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को फटाफट से ये लेक्चर खत्म हो जाए, ज्यादा लंबा टाइम नहीं मैं देना चाहता, इसलिए कि आप बैठे ही रहो देखते हुए वीडियो को। आर्बर नेथन एंड स्मिथ ने क्या किया था? इसने पोस्टुलेट किया और डिस्क्राइब करी थी टर्म रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यानी एंडोन्यूक्लियेसिस को ढूंढने वाले सबसे पहले कौन थे? आर्बर नेथन एंड स्मिथ। इसमें से नेथन जो है, दिस इज डी नेथन, एंड इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। डी नेथन, दिस नेथन। देन वी हैव 1770 सेम ईयर दिस स्मिथ। कहां गया? ये रहा। ये स्मिथ जो है इसने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया था, दैट इज हिंड 2। ठीक है, दैट इज हिंड 2। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम वो सब चीजें पढ़ेंगे जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आती है, काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और आपके पास फायदा क्या है? जल्दी से जल्दी ये बायोटेक खत्म करके आप कम से कम 15 से 16 नंबर जो है सिक्योर कर सकते हैं इन योर नीट, और 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं बोर्ड्स में। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सिंपली changing the RNA and DNA in such a way that it can accumulate some genes which are non native, यानी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी, फंगस, उसके पास वो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, हमने उसे वो प्रोवाइड की है, एंड इट इज स्टेबल इन द जेनेटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले ये काम किया था पॉल बर्ग ने, और इसे नोबेल प्राइज मिला था 1983 में। ठीक है, और ये इसने परफॉर्म किया था, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। देन वी हैव कोहेन एंड बोयर। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर मिलता है, और ये इसने एंटीबायोटिक जीन प्लस डीएनए और प्लस प्लाज्मिड, कहां से निकाला था प्लाज्मिड? उन्होंने निकाला था, सबसे पहला प्लाज्मिड जो निकाला गया था नेचुरल, वो था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। और एंटीबायोटिक जीन प्लस फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड, तीनों चीजों को मिला के इन्होंने दे दिया था इकोलाई को, और इकोलाई के अंदर वो स्टेबलाइज भी हो गया था। तो ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। 1975 में माइलस्टेन एंड कोहलर, इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी थी। पीबीआर 322 1997 में बना था। किसने बनाया वो हम देखेंगे अभी बाद में। बॉलिवर एंड रोड्रिगोज नाम था उन जेनेटिक्स उन साइंटिस्ट का। 1981 में ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल फर्स्ट। 1982 में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन प्रोड्यूस करी थी कंपनी एली लिली थी। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे। ये काम हुआ था 1982 में। 85 में कैरी मोलिस जो है उन्होंने पीसीआर को इन्वेंट किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके बाद 1990 में है फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई थी एससीआईडी के लिए। दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज अ सिंड्रोम ऑफ कलेक्टिव, वो बहुत सारी डिजीजेस का एक कलेक्टिव नाम है एससीआईडी। बिल्कुल 1997 में जो शीप है डोली, इसको सिंगल सेल से प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सिंगल सेलुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड मैमल, फर्स्ट मैमल शीप, नाम क्या था? डॉली। और शुरू कर रहे हैं टूल्स ऑफ बायोटेक, एंजाइम्स, वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट एंड एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें से हम एक ही चीज के बारे में पढ़ेंगे आज, पर्टिकुलरली एंजाइम्स। जुड़े रहिए चैनल के साथ, वेक्टर्स के बारे में और बाकी सब चीजें जो भी बायोटेक में इंक्लूडेड है उनको स्टडी कर लिए। एंजाइम्स जो हैं, ये एंजाइम्स पर्टिकुलरली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ द सेल। यानी देखिए, कोई भी बॉडी के अंदर जो भी काम होता है वो सारे के सारे कभी भी बिना एंजाइम की हेल्प से नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें डीएनए अगर आइसोलेट करना है, सबसे सेंटर के अंदर जो चीज प्रेजेंट है उसको अगर आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले हमें बाहर की कोटिंग ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। इसके लिए होते हैं सेल ब्रेकिंग एंजाइम्स, देन वी हैव न्यूक्लियेजेस, लाइगेजेस, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड पॉलीमरेजेस। देन वी हैव द सेल ब्रेकिंग एंजाइम्स। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए यहाँ पे। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, जो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का, उसी के अकॉर्डिंग हम एंजाइम चूज करते हैं। म्यूरामिक एसिड या म्यूरिन, ये कहां है? बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, तो इसके लिए एंजाइम रहेगा लाइसोजाइम। सेलुलोज होता है प्लांट सेल वॉल के अंदर, तो इसके लिए एंजाइम रहेगा सेलुलेज। और काइटिन
जो है वो फंगल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो काइटिनेज एंजाइम इसके लिए हम लेते हैं। इसके बाद है एंजाइम्स न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस होते हैं तीन तरीके के। एक होता है इसमें सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस के बारे में एक चीज बता देता हूं, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो कभी भी डीएनए के सेंटर में से नहीं काट सकते। वो या तो काटेंगे 5 प्राइम एंड पे, बिल्कुल एंड पे, और या काटेंगे वो 3 प्राइम एंड पे। एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड और एक ही स्ट्रैंड, एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड और एक ही स्ट्रैंड। ये होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। जब भी कोई बैक्टीरिया, मोस्टली जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो सारे के सारे कहां प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं। वायरस अपना डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, और न्यूक्लियेसिस अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उस डीएनए को काट देंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है वो क्या हो सके, अपने आप को प्रिवेंट कर सके बैक्टीरिया वायरल इंफेक्शन से। और इसके पास जब भी डीएनए के पास इस तरह से हैंगिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं तो ये काट दिए जाते हैं। ठीक है जी, एम आई क्लियर। इसके बाद सेकंड कंडीशन है एंडोन्यूक्लियस की, और एंडोन्यूक्लियस की क्या कंडीशन है, एंडोन्यूक्लियस जैसे एक्सोन्यूक्लियस बाहर से काटता है, एंडोन्यूक्लियस जो है बीच में से काटता है। ठीक है, ये होते हैं प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स, और इन्हें आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें यूज नहीं किया जाता। क्लियर है। अब एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक चीज और है कि एंडोन्यूक्लियस जो है हमेशा ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्लंट एंड्स का मतलब क्या है और स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एक्सोन्यूक्लियस के लिए कोई भी सीक्वेंस जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी काट सकता है। सेम कंडीशन है एंडोन्यूक्लियसिस के लिए भी, यहां पर भी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होती, ये सिर्फ मिसमैच देखता है। यहां पर आपको मिसमैच एक दिख रहा होगा ग्वानिन और थायमिन का, ग्वानिन और थायमिन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसने इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। एंडोन्यूक्लियेसिस जो है सबसे पहले आपको बताया मैंने, स्मिथ ने ढूंढे थे कब, 1970 में। कौन सा था सबसे पहला, इट वाज हिंड 2 एंड स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अब इसके लिए जरूरी है क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये हमेशा स्पेसिफिक कट लगाता है, स्पेसिफिक निक बनाता है। क्लियर है। और क्या ये रीड करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है, वर्ड्स की, अगर इंग्लिश वर्ड्स की बात करें तो अगर हम किसी वर्ड को एक से दूसरी तरफ या दूसरे से पहले मतलब उल्टा सीधा पढ़ते हैं तो वो सेम रहता है। एग्जांपल इसका आपकी बुक में दिया हुआ है मलयालम। इसको हम चाहे इधर से पढ़ेंगे और चाहे हम इसको दूसरी तरफ से पढ़ेंगे, ये हमेशा क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज बी मलयालम। क्लियर विद दिस। देन वी हैव ये तीन टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। 1 और 3 जो टाइप्स हैं ये कभी भी डीएनए को काटते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है टाइप 2, क्योंकि ये डीएनए को ना सिर्फ सेंस कर सकता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, बल्कि ये उसे काट भी सकता है। ठीक है। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वी टुडे हैव 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। 230 अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन से हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को निकाला है आज तक, और उसमें से सबकी अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। डीएनए में ही आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगेन एनसीईआरटी रेफरेंस GAATTC। तो हम इसको अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ते हैं या इसको 3 ऑपोजिट पढ़ते हैं तो ये क्या है, सेम रहती है। क्लियर विद दिस। और देखते हैं इसके बाद में एक्शन ऑफ इको R1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और इसका एक्शन किस तरीके का होता है तो वो देख लेते हैं। एक्शन में इसके क्या रहेगा, देखिए ये है वेक्टर डीएनए, और आप यही यहां पर देख पाएंगे वो सारी की सारी सीक्वेंसेस जो हमने अभी पिछले में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ी थी, GAATTC। ठीक है, ऑपोजिट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बिल्कुल सेम, यही सेम चीज प्रेजेंट है फॉरेन डीएनए। ये ब्लैक जो है ये फॉरेन डीएनए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर। तो इनके बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काम किस तरह से करते हैं। ठीक है। ब्लंट एंड्स के बारे में मैंने बताया था, तो ब्लंट एंड्स देख लीजिए क्या होते हैं। जब भी हम किसी भी डीएनए को कटवाते हैं, यानी डीएनए जो है उसके अंदर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, अगर यहां से सीधा सीधा बिल्कुल काट दिया गया तो डीएनए क्या होगा, इस तरीके से दो हिस्सों में टूट जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से दो हिस्सों में टूट जाएगा।
ब्लंट का मतलब होता है देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स। अब यहां पर आप देखोगे कोई भी फ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है दोनों एंड्स पे, ठीक है। और दूसरा आता है इसके अंदर स्टिकी एंड्स। तो ये काम किसका था, ये था एंडोन्यूक्लियेसिस का, ठीक है। और स्टिकी एंड्स काम किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब भी हम किसी डीएनए को कटवाएंगे तो वो डीएनए के अंदर इस तरह से कट लगाते हैं कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो। देख लो अभी बता दूंगा स्टिकी एंड्स का फायदा भी क्या है हमारे पास। इस तरीके से हैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर हैंगिंग एंड्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टिकी एंड्स। अब देखिए किसी भी दो डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी बात अगर करूं तो दो डीएनए के पार्ट्स जो है अगर हम उनको जोड़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से अगर जोड़ना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अलाइनमेंट अगर हम करेंगे उसके बाद में हमें फॉस्फेट बॉन्डिंग देनी पड़ेगी। यहां पर क्या होता है, अगर एंड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी ठीक है हमने इको R1 से कटवाया था दोनों चीजों को, वेक्टर को भी और जीन को भी। अब जीन के बारे में भी एक चीज बता दूं, जीन के दोनों तरफ जो है फ्लैंकिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और वही फ्लैंकिंग रीजन्स जो हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है। तो जब भी एक जीन कटेगी तो वो जीन कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये जो जीन काटी गई है वो है इस तरीके की, क्लियर है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसान है कि फॉस्फेट बॉन्डिंग आसान है, सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इजियर। रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, हाइड्रोफोबिक कंडीशन में। इसके लिए आप मेरे एक वीडियो और है डीएनए के टाइप्स एंड डीएनए का हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि डीएनए जो है उसके पास हाइड्रोफोबिसिटी प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, और इसी वजह से डीएनए जो है वो अंदर की तरफ कोयल करता है, ठीक है। The main reason is not hydrogen bonding, the main reason is hydrophobicity, and because of the hydrophobicity बनता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर विद दिस। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जो है एक दूसरे के आसान होते हैं। ये यहां देख लो, ये हैंगिंग एंड्स था एक, ये हैंगिंग एंड्स था दूसरा, और ये जाकर एक दूसरे पे अलाइनमेंट हो जाएगी इनकी बहुत अच्छे तरीके से, और ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं लाइगेशन के। यहां से ये स्टिकी एंड्स हैं, ये लाइगेट हो जाएंगे इसके ऊपर, और हमें मिलेगा क्या, वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो गए, एंड फाइनली वी हैव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आप समझ लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। वन, वी आर हैविंग द वेक्टर, सेकेंड वी आर हैविंग द आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसको हम चाहते हैं कि वो किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब दोनों को जोड़ दिया जाता है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस मींस वेक्टर इज हैविंग द फॉरेन डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर अब तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट जो भी आपका मन करे वो कर दो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, देख लो आपको दिखा देता हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, enzymes ligase and alkaline phosphatase, then we have cloning vectors, PBR 322 के बारे में बहुत डिटेल से, और जिसके बाद बहुत सारे अलग वेक्टर्स हैं, वेक्टर फॉर एनिमल एंड प्लांट्स भी आएंगे, वर्किंग विद वेक्टर यानी वेक्टर के साथ कैसे काम होता है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्या होती है, और इसके बाद लैक्जी वेक्टर जो है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज PUC वेक्टर्स, दीज आर PUC वेक्टर। आपने अब तक पढ़े हैं PBR 322, ये हैं PUC 18, 19, ये सब वेक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है मटेरियल एंड मेथड यूज जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में होता है, और फिर आती है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साथ में हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर का बटन जरा तो डालो, और आप दिखा दो कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ। दिस इज मी विजय एंड यू आर ऑन टू बायोलॉजी सेंट्रल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो।